तो चलिए आज जानते हैं कि गर्मियों में एसी फटने के पीछे क्या कारण होता है। नंबर 2, क्या मुसलमानों में लड़कियों का भी खतरा होता है। नंबर 3, वेटर ऑर्डर करने के तुरंत बाद मेन्यू कार्ड क्यों उठा लेता है। नंबर 4, फैक्ट्री की छत पर गोल पहिए जैसा क्यों लगा होता है। नंबर 5, ट्रिपल एक्स शब्द का असली मतलब क्या होता है। नंबर 6, भारत में शादी करने की सही उम्र क्या मानी जाती है। और नंबर 7, चीनी देश में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। नंबर 1, गर्मियों में एसी फटने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल भीषण गर्मी में एयर कंडीशन पूरे कमरे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है। इन दिनों एसी हर घर की ज़रूरत बनती जा रही है, लेकिन कई लोग लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से एसी में धमाका होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में ऐसे मामले तेज़ी से सामने आता है। एसी फटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट का लीक होना। एसी के फटने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है। रेफ्रिजरेंट उन गैसों को कहता है जो रूम को ठंडा रखने का काम करती है। अगर मशीन ठीक तरह से मरम्मत नहीं कराई गई है तो यह रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। इसके बाद यह गैस इलेक्ट्रिक स्पार्क के संपर्क में आने से धमाके का कारण बनती है। दरअसल एसी हवा को अपने अंदर खींचकर ठंडी हवा बाहर फेंकता है। हवा खींचने के दौरान फिल्टर में धूल बैठ जाती है। अगर लंबे समय तक एसी की सर्विसिंग नहीं कराई गई तो यह गंदगी वहीं जमा होने लगती है। इससे फिल्टर पर दबाव पड़ेगा और कंप्रेसर पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंप्रेसर पर दबाव पड़ने से धमाका होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में एसी को समय समय पर मेंटेन कराने की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा धूल जमा होने से कंडेंसर कॉइल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। यह रेफ्रिजरेंट के साथ मिलकर गर्म हवा की गर्मी को दूर करता है। साथ ही अगर गंदगी बढ़ती है तो यह हीटिंग प्रेशर में रुकावट पैदा करता है। कॉइल के ठीक तरीके से काम न कर पाने की वजह से एसी के आंतरिक प्रोसेस पर भी असर पड़ता है, जिससे धमाका होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लंबे समय तक एसी चलाना भी काफ़ी खतरनाक साबित होता है। लंबे समय तक चलते रहने से इसका लोड बढ़ जाता है और इसके पार्ट्स काफ़ी गर्म हो जाता है, जिससे एसी में धमाका होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एसी को सामान्य तरीके से चलाएं और ज़रूरत ना पड़ने पर इसे बंद कर दें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, क्या मुसलमानों में लड़कियों का भी खतना होता है। दरअसल दुनिया के कई देशों में महिलाओं का खतना किया जाता है। इस प्रथा का बेशक कितना ही विरोध क्यों ना हो, लेकिन यह आज भी प्रचलित है। महिलाओं का खतना एक काफ़ी पुरानी कुप्रथा है जिस पर लंबे समय से बहस हो रही है। इस्लाम धर्म में आमतौर पर पुरुषों का खतना होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं का खतना किया जाता है। एक रिपोर्टर्स के अनुसार रूढ़िवादी मुसलमान मानते हैं कि खतने के बाद महिला पवित्र और शादी करने के लायक हो जाती है। कुछ देशों में महिलाओं का खतना प्रतिबंधित है, जबकि कुछ देशों में यह आज भी किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बोहरा समुदाय की महिलाओं का खतना किया जाता है। दरअसल महिलाओं का खतना रूढ़िवादियों की एक अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया है। इसमें महिलाओं के जन्नानों को शत-विशत कर दिया जाता है। इसमें महिलाओं के बाहरी जन्नान को किसी नुकीली चीज़ से काट दिया जाता है। दुनिया के कई देश इसका विरोध करते हैं और वैश्विक नेताओं ने 2030 तक इसे पूरी तरह से ख़त्म करने का वादा किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पश्चिमी देशों में भी बड़ी संख्या में लड़कियां इस दर्द से गुजरती हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, वेटर ऑर्डर के तुरंत बाद मेन्यू कार्ड क्यों उठा ले जाता है। दरअसल ऑर्डर लेने के पश्चात मेन्यू हटा देना यह दर्शाता है कि खाने का ऑर्डर कर दिया गया है, क्योंकि कभी कभी दूसरे वेटर को लगता है कि ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है और वह दोबारा जाकर ऑर्डर के लिए पूछता है, तो मेहमान को गुस्सा दिला सकता है। इसके अलावा कभी कभी वहाँ एक मेन्यू छोड़ दिया जाता है मेहमान के आग्रह पर, क्योंकि कोई और व्यक्ति शामिल होने वाला होता है। कभी मेन्यू के अलावा सीजनेबल स्पेशल भी दिए जाते हैं, जैसे 6 महीने के लिए वो उपलब्ध है। आपको टेबल पर कभी कभी फ्लायर भी मिल जाता है, वह मेन्यू नहीं होते बल्कि कोई ख़ास आइटम को प्रमोट किया जाता है। मेन डिश समाप्त होने के पश्चात वेटर एक डेजर्ट का मेन्यू भी लाता है और आपको हॉट ड्रिंक जैसे चाय और कॉफ़ी ऑफ़र करता है। यह उसके सर्विस स्टेप में आता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, फैक्ट्रियों की छत पर गोल पहिए जैसा क्यों लगा होता है। दरअसल इन टर्बो वेंटिलेटर का उपयोग उन जगह पर किया जाता है जब बड़े बंद स्थानों में गर्मी या गंध उत्पन्न होती है, खासकर कारखानों में। एक टर्बो वेंटिलेटर हवा के बल से घूमता है। इन टर्बो वेंटिलेटर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है।
गर्म हवा के साथ साथ फैक्ट्री की बदबू भी बाहर निकल जाती है। बरसात के मौसम में भी टर्बो वेंटिलेटर के जरिए नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें गर्म हवा जमा हो जाती है। जैसे ही यह हवा वेंटिलेटर के टरबाइन में जमा होती है, वेंटिलेटर में लगी बेल्ट विपरीत दिशा में घूमती है और सारी गर्म हवा को फैक्ट्री से बाहर निकाल देती है। इसके अतिरिक्त यह मशीन तेज़ धूप में राहत का काम करती है। टर्बो वेंटिलेटर में गर्मी से बचाने की क्षमता भी होती है। जैसे ही कारखाने की गर्म हवा बाहर फेंकी जाती है, अंदर ठंडक हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 ट्रिपल एक्स शब्द का असली मतलब क्या होता है। दरअसल ट्रिपल एक्स का अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। जैसे नंबर 1 व्यस्त सामग्री। आमतौर पर ट्रिपल एक्स का उपयोग अश्लील या व्यस्त सामग्री या पोर्नोग्राफी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह संशय नामांकन है जिसका उपयोग उन फिल्मों, वेबसाइट या अन्य सामग्री को इंगित करने के लिए किया जाता है जो केवल वयस्कों के लिए होती है। नंबर 2 रोमन अंक। ट्रिपल एक्स रोमन अंकों में 30 को दर्शाता है। रोमन अंकों में x का मान 10 होता है और 3x का मान 30 होता है। नंबर 3 किस। कभी कभी x को एक चुंबन के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पत्रों या संदेशों के अंत में। हालांकि ट्रिपल एक्स का यह उपयोग उतना आम नहीं है। नंबर 4 सेंसरशिप। कुछ मामलों में ट्रिपल एक्स का उपयोग सेंसरशिप के रूप में भी किया जा सकता है, जहां किसी शब्द को छुपाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 फिल्म और मीडिया। ट्रिपल एक्स शीर्षक वाली कुछ फिल्में और मीडिया उत्पाद भी है, जैसे कि ट्रिपल एक्स फिल्म श्रृंखला जिसमें विन डीजल प्रमुख भूमिका में है। इनमें से कौन सा असटीक है यह संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें ट्रिपल एक्स का उपयोग किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 भारत में शादी करने की सही उम्र क्या मानी जाती है। दरअसल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में शादी करने से लेकर बच्चे पैदा करने तक की उम्र तय की गई है। अगर कोई समाज के इन नियमों में बदलाव करता है तो उसे न केवल गलत नज़रों से देखा जाता है, बल्कि उसके चरित्र पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं। हालांकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। दरअसल पारंपरिक हिसाब से देखें तो भारत में 20 से 25 साल की उम्र को शादी के लिए सही समझा जाता है। बदलती सोच के मद्देनज़र कुछ लोग 25 से 30 को सही उम्र बताने लगते हैं। इसके अलावा शादी न करना बेशक हर किसी की व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। भारत में यूँ तो 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को कानूनी रूप से शादी करने का हक है, लेकिन आजकल हर कोई शादी से पहले अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहता है। और जिस तरह आज गला काट प्रतियोगिता है, उसे देखते हुए तो इस उम्र में शादी करना टेढ़ी खीर दिखता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 चीनी देश में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दरअसल चीन में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार उस मृत व्यक्ति के रिश्ते के अनुसार पोशाक धारण करते हैं। अर्थात यदि मृत व्यक्ति के परिवार के लोग जैसे बेटे और बेटियां इत्यादि सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं और दूर के रिश्तेदार हरे, नीले और काले इत्यादि रंग के वस्त्र धारण करते हैं। चीनी समुदाय के लोगों की धार्मिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान लाल वस्त्र धारण करना वर्जित है। इसके अलावा चीन धर्म समुदाय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार में 3 साल तक शोक की अवधि मानी जाती है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य पारंपरिक रंग के कपड़े नहीं पहनता है। चीन समुदाय के पारंपरिक रंगों में लाल, पीला और भूरा रंग शामिल है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृत के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इस दौरान परिवार अथवा रिश्तेदार में से कोई न कोई व्यक्ति मृतक के शरीर के पास रहकर मृतक शरीर की रखवाली करता है। इस पूरी प्रक्रिया को शूलिंग कहा जाता है। इसके अलावा चीन में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर के दरवाजे पर एक सफ़ेद बैनर लगा दिया जाता है। यह तब तक लगा रहता है जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त मृत शरीर को ताबूत में रखकर अंतिम संस्कार हॉल में रखा जाता है। यह हॉल चीनी भाषा के चैन यू मुहावरे से अच्छी तरह से सजाया जाता है। इसी हाल में ही अंतिम संस्कार जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में मृतक के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम कहते हैं। कार्यक्रम पूरा होने के बाद शव को अंतिम संस्कार स्थल पर लाया जाता है। दाह संस्कार की प्रक्रिया करने से पहले मृतक के शरीर पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद में खाद्य पदार्थ और जॉस पेपर शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रार्थना की जाती है, फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। चीन देश में पारंपरिक रूप से मृतक के शरीर को दफनाने का रिवाज होता है।